Hello everyone, so welcome to Pro CUET 15 MCQs you can't miss डे 6। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये पैरा दे रखा है अनसीन पैसेज एंड इससे आपको जो है रीड करके आगे क्वेश्चंस के आंसर करना है। तो एक बार आप पैरा जो है वीडियो पॉज करके खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पेज है आपका एंड ये सेकंड पेज है। ठीक है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ ये किस बारे में है। तो ये जो है ग्लोबल स्टार्ट करते हैं। द ग्लोबल इकॉनमी इज एक्सपीरियंसिंग रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, शिफ्टिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड इवॉल्विंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये टेक्नोलॉजी एंड एआई के बारे में है कि कैसे एआई से जो है बिजनेस को इफेक्ट होता है, कैसे उसको इंक्रीज़ करके हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड कैसे हम उससे इफ़िशियंसी गेंस ले सकते हैं। ठीक है, एंड कैसे वो जॉब रिप्लेसमेंट कर रहा है, डेटा प्राइवेसी, एथिकल डिसीजन मेकिंग, इसके बारे में है। एंड उसके अलावा जो है हिस्टोरिकली कैसे जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो रिवोल्यूशनाइज हुई है, चेंज हुई है, ऑटोमेशन कैसे कैसे इंक्रीज़ हुआ है उसके बारे में है। कैसे जो ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज थी, जॉब्स थी, वो कैसे थी और आज के डेट में कैसे रोबोटिक्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वजह से जो चेंज आया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज में आएंगे आप। यहाँ पे वही एआई एंड टेक के बारे में है, कैसे साइबर सिक्योरिटी से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या नहीं, एल्गोरिथम ऑडिटिंग, इसके बारे में है। कैसे पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बना सकती हैं ताकि जो है इससे लोग जो है अपस्किल कर सके अपने आप को, अपस्किलिंग प्रोग्राम्स जो है, क्योंकि डिजिटल एज है। ठीक है, तो इसको आप पूरा रीड आउट करें खुद से एक बार, लाइन बाय लाइन जब आप रीड आउट करेंगे तो आपको जो है आंसर्स ढूंढने में आसानी होगी। तो हम क्वेश्चंस पे मूव आउट करते हैं। So our first question is, what is the one of the major concerns regarding the technological progress according to the passage? तो पैसेज के अकॉर्डिंग जो है क्या कंसर्न है टेक्निकल प्रोग्रेस के रिगार्डिंग। ठीक है, ऑप्शन ए डिक्लाइन इन इंटरनेशनल ट्रेड, ऑप्शन बी इनसिक्योर इन जॉब ऑटोमेशन एंड इनकम इनइक्वालिटी, ऑप्शन सी रिडक्शन इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड ऑप्शन डी एलिमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। तो देखो ये तो आप कॉमन सेंस वाला आंसर भी है कि ये बी आएगा इसका, इंक्रीज इन जॉब ऑटोमेशन एंड इनकम इनइक्वालिटी, क्योंकि इसमें इसके बारे में है। रिडक्शन इन डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो यार जब टेक आ रहा है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कैसे रिड्यूस होंगे और उल्टा इंक्रीज होंगे ना। एंड डिक्लाइन इन इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी कैसे होगा, जब टेक आ रहा है तो उससे तो और ज़्यादा ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा। ठीक है, और फाइनेंशियल रिस्क, एलिमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, तो ये जो है इसका आंसर बी आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर इन दिस सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। द इमरजेंस ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रीशेप्ड इंडस्ट्रीज, altering how business operate and how consumers engages with products and services। तो यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक ढूंढनी है, तो आप दोबारा से ढंग से रीड आउट करो कि आपको कहाँ पे गलतियाँ दिख रही है, या फिर आप ऑप्शंस भी पढ़ सकते हो। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है रीशेप्ड शुड बी रीशेप्स, तो रीशेप्ड कहाँ है, ये रहा। तो प्लेटफॉर्म्स रीशेप्स इंडस्ट्रीज, तो रीशेप्स इंडस्ट्रीज नहीं, रीशेप्ड ही ठीक है, रीशेप्ड इंडस्ट्रीज आएगा। ठीक है, फिर अगला है एंगेजेस शुड बी एंगेज एंड उसका नेक्स्ट है एल्टरिंग शुड बी एल्टर्ड, तो यहाँ पे ये रहा एल्टर्ड आ गया पहले। तो एल्टरिंग हाउ बिजनेस ऑपरेट्स, एल्टर्ड हाउ बिजनेस ऑपरेट्स, तो एल्टरिंग यहाँ पे ठीक है। एंड नेक्स्ट है हाउ कंज्यूमर एंगेजेस विद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो देखो एंगेजेस यहाँ पे नहीं आएगा, ये आपको गलत लग भी रहा होगा, यहाँ पे एंगेज आएगा। हाउ कंज्यूमर एंगेज विद प्रोडक्ट्स, एंगेजेस नहीं होता है, एंगेज होता है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर आएगा बी, एंगेजेस शुड बी एंगेज। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डीरेगुलेशन इन द पैसेज। तो ऑप्शन ए, देखो रेगुलेशन लाना होता है कि आपने किसी चीज़ को रेगुलेट करा, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लेके आप, और डी रेगुलेट करना यानी आपने उस चीज़ को, रेस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शंस अगर लानी होते गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट जो है रेगुलेशंस लेके आती है, एंड डी रेगुलेशन कर दिया यानी आपने रेस्ट्रिक्शंस जो है वो कम कर दी। ठीक है, तो आप ऑप्शंस पढ़ो कहाँ पे बता रहे हैं। तो आप देखो सारे ऑप्शंस पढ़ो वैसे तो आप। गवर्नमेंट इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट रूल्स ऑन इंडस्ट्रीज, बी, यहाँ पे रेगुलेशन हो रहा है, डी रेगुलेशन नहीं हो रहा। बी, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस, तो ये है डी रेगुलेशन। ठीक है, लेकिन हम और भी ऑप्शंस पढ़ेंगे क्योंकि हमेशा हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने चाहिए, कभी भी ऐसे स्किप नहीं करना चाहिए। अ फाइनेंशियल क्राइसिस कॉज्ड बाय ओवर रेगुलेशन, तो नहीं, ओवर रेगुलेशन नहीं है, डी रेगुलेशन चाहिए हमें। तो एस्टेब्लिशिंग न्यू लॉज टू मॉनिटर बिजनेस,
तो ये भी रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, डी रेगुलेशन बी आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन इंटेंजिबल एसेट। तो देखो वैसे तो पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, मशीनरी सब एसेट होती है, बट आप डिफरेंस देखोगे, फिजिकल जो मशीनरी है ये फिजिकल एसेट है, इसको आप टच फील सी कर सकते हो, ठीक है, टच फील जो इसकी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन ये इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल वो होती हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते। गुडविल को आप टच कर सकते होगा नहीं, फिजिकली फॉर्म में अवेलेबल है वो नहीं। ट्रेडमार्क को ऐसे फिजिकली फॉर्म में अवेलेबल नहीं है ना, कोई चीज़ है आप जिसे उठा रहे हो, या पेटेंट ये तो ऑन पेपर्स होता है, ठीक है, बट मशीनरी फिजिकल है। तो ये जो है मशीनरी टेंजिबल एसेट होती है, इंटेंजिबल नहीं होती है, तो इसका आंसर आएगा मशीनरी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अ कंपनी परचेज इक्विपमेंट वर्थ 5 लाख ऑन Jan 1st 2020, द डेप्रिसिएशन रेट इज 10% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, व्हाट विल बी द बुक वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट ऑन December 31st 2022। तो पहले तो इसका डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या आएगा। तो 10% है तो 5 लाख का 10% आ गया आपका 50,000। अब यहाँ पूछा है December 31st 2022 और कब से, तो Jan 1st से, तो December 31st तक का पूछा है, तो एक एक करके हम कैलकुलेट करेंगे कितने साल हो गया, तो उसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे उससे डेप्रिसिएशन के अमाउंट से जो हमने निकाला है 50,000, ठीक है। तो Jan 1st 2020 से 31st December 2020 तक फर्स्ट ईयर आ गया आपका, फिर Jan 1st 2021 से 31st December 2021 तक सेकेंड ईयर आ गया आपका, एंड 1st Jan 2022 से 31st December 2022 तक ये थर्ड ईयर आ गया। तो 3 साल हो गए, तो 50,000 इंटू 3 1,50,000 होगा। तो जब 5 लाख से माइनस करोगे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3,50,000, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, चेक कर लो आप। नेक्स्ट पर चलते हैं, व्हाट डज स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड अ मैनेजर कैन efficiently supervise, ठीक है। बी, द लेवल ऑफ कंट्रोल एम्प्लॉयज़ हैव ओवर मैनेजर्स। C, the ability to control external market forces, and D, the financial decision made by an organization। तो इसका आंसर आएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अ मैनेजर कैन एफिशिएंटली सुपरवाइज। स्पैन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि यहाँ कंट्रोल की बात हो रही है कि आप कितनों पे कंट्रोल कर सकते हो, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जितनों पे आप जो है सुपरवाइज कर सकते हो एफिशिएंटली। अब ऐसा तो है नहीं ना कि एक एम्प्लॉय जो है, एक मैनेजर जो है वो 100 एम्प्लॉयज़ के ऊपर कंट्रोल कर लेगा या 500 के ऊपर। एक सर्टेन अमाउंट होगा कि 50, 20, जो एक एफिशिएंट नंबर होगा कि इतने तक वो एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है, एंड इससे ऊपर है तो फिर वो उसकी कैपेसिटी से बाहर चले गया, तो वहाँ पे फिर वो उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसका जो है आंसर ए आएगा, चेक कर लिया हमने, आंसर ए है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल्स मैनेजमेंट थ्योरी। ऑप्शन ए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑप्शन बी, एस्पिरिट डे कॉर्प्स। ऑप्शन सी, डिवीजन ऑफ वर्क। ऑप्शन डी, स्पेशलाइजेशन ऑफ कैपिटल। तो ये आपने जब पढ़ा चाह रहा हो तो आपको ये दिख गया होगा, आपने अगर पढ़ा होगा हेनरी फेयोल के मैनेजमेंट थ्योरी, तो ये प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन ऑफ कैपिटल, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसका आंसर आएगा डी, ठीक है, स्पेशलाइजेशन ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट पे चलते हैं, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज -2.5, व्हाट डज इट इंडिकेट। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि अगर आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है प्रोडक्ट का -2.5 है, तो ये क्या आपको शो करता है। तो ये आपको शो करता है कि 1% इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू 2.5% डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अगर आप प्राइस 1% से बढ़ाओगे तो उसकी डिमांड जो है वो 2.5% से कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे -2.5 है, तो यानी डिक्रीज़ होगी, ठीक है, प्लस नहीं है यहाँ पे। आप प्लस माइनस का ध्यान रखना, वरना आप गलत ऑप्शन भी चुन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस -2.5 है यानी डिमांड डिक्रीज़ होगी, तो इसलिए सी आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व फॉर अ नॉर्मल गुड्स। ऑप्शन ए, डिक्रीज इन कंज्यूमर इनकम। ऑप्शन बी, increase in the price of complementary goods. Option C, introduction of effective advertising campaign. And option D, increase in the price of goods itself, ठीक है। तो आप ये देखो राइटवर्ड शिफ्ट कब आएगा डिमांड कर्व में फॉर अ नॉर्मल गुड्स, तो ये कब आएगा, जब इंट्रोडक्शन ऑफ एन इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन
कि जब आप इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन करोगे जब भी तो राइटवर्ड शिफ्ट आएगा ना, जब भी तो इंक्रीज़ होगा। अगर वो इफेक्टिव नहीं होता तो इंक्रीज़ नहीं होता, बट अगर इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन करोगे तो उससे जो है राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं आंसर हमारा। तो सी, इंट्रोडक्शन ऑफ एन इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ अर्थ इज कोडेड एज GCTVJ, देन मून कोडेड एज, हाउ इज मून कोडेड एज? तो आप यहाँ पे दोनों में देखो क्या रिलेशन निकल के आ रहा है। अगर इन्होंने ई को जी लिखा है तो आप या तो यहाँ पे, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो तो आप पेपर पे ए से जेड तक आप पहले लिख लिया करो। ठीक है, ए से जेड तक आप अल्फ़ाबेट्स लिख लो, उनकी पोजीशनिंग लिख लो। अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं आपको नहीं आते हैं तो पहले आप लिख लो। तो आप देखो ई जो है, ई को इन्होंने करा है रिप्लेस किससे? जी से। ई के बाद जी आता है कब? ई जो है फिफ्थ पे आता है, एंड ई के बाद एफ फिर जी। तो उन्होंने एक छोड़ के लिया है, ई के बाद एफ की जगह जी लिया है, तो ई को जी से रिप्लेस करा है इन्होंने। फिर आगे चलते हैं ए। तो अगर हम सेम पैटर्न फॉलो करें कि ई अगर है तो उसको उसके नेक्स्ट के नेक्स्ट से रिप्लेस करेंगे, तो वैसे ही ए है तो ए का नेक्स्ट आता है बी, एंड नेक्स्ट के नेक्स्ट से रिप्लेस करेंगे यानी सी से। तो यहाँ आ गया सी। ठीक है, फिर आर का देखते हैं। तो आर के बाद आता है नेक्स्ट एस, फिर टी, फिर यू, फिर वी, ऐसे। तो आर के बाद एस एंड एस के बाद टी। तो एस जो है एस के नेक्स्ट से यानी टी से रिप्लेस करेंगे हम। फिर टी के बाद क्या आता है? तो यू नेक्स्ट एंड उसका नेक्स्ट वी। तो टी को हमने वी से रिप्लेस कर दिया, तो ये सही बैठ गया। एच के बाद क्या आता है? आई, जे। तो आई की जगह जे से, नेक्स्ट के नेक्स्ट से रिप्लेस करा है, तो ये कोड बन गया। तो फिर अगर सेम वे हम मून का करेंगे तो क्या आएगा? तो मून का जब आप करोगे तो एम के बाद क्या आता है? एन, ओ। एम को किससे करेंगे? ओ से। तो ये देखो वैसे तो हमें ऐसे डायरेक्टली दिख गया कि ये बी ऑप्शन आएगा इसका, ओ, क्योंकि और कोई है नहीं। फिर भी आगे हम कर लेते हैं। तो ओ पी क्यू, ओ के बाद क्या आता है? पी क्यू आर एस टी। तो पी क्यू, तो नेक्स्ट का नेक्स्ट क्यू आ गया, तो ओ को क्यू से रिप्लेस कर दिया हमने। उसके बाद है एम एन, सॉरी, तो एम एन ओ पी। ठीक है, तो एन के बाद क्या आएगा? ओ फिर पी। तो नेक्स्ट के नेक्स्ट यानी ओ का भी नेक्स्ट पी, तो यहाँ हम पी से रिप्लेस करेंगे। तो ये आ गया आपका आंसर बी। ठीक है, ओ क्यू क्यू पी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है 11th स्टेटमेंट। ऑल कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर टाइगर्स। ये तो गलत ही दे रखा है एकदम। फिर कंक्लूजन 1 है सम कैट्स आर टाइगर्स। कंक्लूजन 2 ऑल टाइगर्स आर कैट्स। तो देखो ये तो ऑल टाइगर्स आर कैट्स, जो टाइगर है वो कैट की कैटेगरी में आता है, बट ये तो ऐसे गलत दे रखा है। ठीक है, ऐसे थोड़ी ऑल टाइगर्स आर कैट्स और कैट्स आर टाइगर्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स। तो ना स्टेटमेंट सही आ रहा है हमारा, ना कंक्लूजन सही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा डी, नाइदर कंक्लूजन फॉलोस। ठीक है, कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ डॉग की बात हो रही है, यहाँ तो टाइगर कैट ले आइए, कैट्स आर टाइगर्स। यहाँ कैट्स और डॉग को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ डॉग्स और टाइगर्स को कंपेयर कर रहे थे, यहाँ कैट्स और टाइगर्स की बात आ गई। तो स्टेटमेंट जो है इसको ना कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है ना कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है, नाइदर कंक्लूजन फॉलोस। ठीक है, तो ये चेक कर लेते हैं, नाइदर कंक्लूजन फॉलोस। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ ट्रेन मूविंग एट 72 km/h क्रॉसेस अ ब्रिज इन 25 seconds। इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज 250 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? तो देखो ये तो आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, एंड पहले आप ये कैलकुलेट करने में ध्यान रखना कि यहाँ पे मीटर में दे रखा है 250 मीटर्स, एंड जो टाइम है वो भी सेकंड्स में दे रखा है। तो आप पहले जो ये 72 km/h है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स आते हैं। ठीक है, एंड 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इसको आप कन्वर्ट करने में ध्यान रखना, एंड कन्वर्ट करने के बाद आप कैलकुलेट करना। ठीक है, तो जो आपकी ट्रेन की लेंथ है वो निकल के आएगी आपकी 200 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये 200 मीटर्स आ गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 600। इफ द फर्स्ट टर्म इज 10, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? तो अगर जो 15 टर्म्स है एपी उसका जो सम है वो आ गया 600, अब फर्स्ट टर्म 10 है, तो जब आप निकालोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 15 टर्म्स, जो फर्स्ट जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका 6 का। ठीक है, इजी क्वेश्चन था काफ़ी है।
बहुत सारे क्वेश्चन ईजी हैं वैसे तो। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज़? यार ये तो बहुत ईजी है, रविंद्रनाथ टैगोर, सबको पता होगा ये तो, नहीं पता तो पता होना चाहिए आपको। फिर है 15, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन वॉज साइंड बाय विच इंडियन प्रिंसली स्टेट लीडिंग टू इंटीग्रेशन विथ इंडिया इन 1947? तो कौन से स्टेट के जो है प्रिंस किंग जो बोलो उसने साइन करा था? तो आएगा जम्मू कश्मीर के, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर आएगा इसका आंसर। एंड कब करा था आपको बता दो अगर, तो जो प्रिंस थे उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, 26 अक्टूबर को करा था उन्होंने, ठीक है, 26 अक्टूबर को साइन करा था। किंग का नेम मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है, किंग का नेम भी बताया था मैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आगे की वीडियोज़ में, आगे और क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए, तो हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।